कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए 2025 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म हिट द थर्ड केस। तो कहानी की शुरुआत ब्रेवरी अवार्ड सेरेमनी से होती है, जहां एसीपी धन्य मोहन को बोस ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद ये मामला ठूल पकड़ लेता है कि एसीपी धन्या जैसी पुलिस ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, उसी डिपार्टमेंट में अर्जुन सरकार जैसे क्रिमिनल का भी काम करना बेहद ही शर्मनाक है। आज अर्जुन की केस की हेयरिंग है। कोई आम क्रिमिनल अगर ये घिनौना क्राइम करता तो उसे सख्त सजा देने की मांग की जाती, लेकिन इतने सालों तक पुलिस में रहने के बाद एसपी अर्जुन ने जो किया वो तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। फिर हम कोर्ट में देखते हैं दोस्तों कि लॉयर सबूत जुटाने के लिए जज से 2 हफ्तों की मोहलत मांग कर रहा होता है। इसके बाद अर्जुन को सेंट्रल जेल में भेज देते हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स होते हैं और आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स को तो अर्जुन ने ही अंदर करवाया था। इसीलिए सभी अर्जुन को जान से मारने का वहाँ प्लान बनाते हैं। तब जोसेफ नाम का एक कैदी उसको बचाता है और अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ देता है, जिसे अर्जुन तुरंत ही और धार करने लगता है। इस दौरान जोसेफ पूछता है, तुम तो पुलिस वाले थे ना, फिर यहाँ जेल में कैसे आए? ये सवाल तो दोस्तों आपके मन में भी होगा ना। इसका जवाब पाने के लिए ये देखते हैं कुछ महीने पहले क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी गाड़ी से जाता है एक घने जंगल में, जहाँ वो पहले तो एक वल्चर को कुछ मांस खिलाता है और फिर जंगल में अपना सेटअप लगाता है। वो एक आदमी को नदी के ऊपर पेड़ से उल्टा लटका देता है और एक टाइम में ये सब की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। साथ ही वो अपने दूसरे फोन से कस्टमर केयर में कॉल करके शिकायत करता है। वैसे तो तुम लोग 5G का ज्ञान देते रहते हो, मगर यहाँ तो 2G भी ठीक से नहीं चल रहा। इसी दरमियान वो आदमी का गला नाइफ से रेत देता है। इसके बाद वो HIT यानी होमिसाइड इंटरवेंशन टीम विशाखापट्टनम में एज एसपी ज्वाइनिंग करता है। वो अपने ऑफिस में बैठता है, जहाँ उससे मिलने के लिए ASP वर्षा और SI दिवाकर आते हैं। तभी इनके पास एक केस आता है और दोस्तों अब अर्जुन को अपने जूनियर के साथ उसी केस के लिए इन्वेस्टिगेट करना है जो उसने खुद जंगल में किया था, मतलब कत्ल। यहाँ अर्जुन बाकी ऑफिसर्स की तरह बिल्कुल शॉक्ड होने की एक्टिंग करता है कि कोई किसी को पेड़ पे उल्टा लटका कर मारेगा क्यों आखिर। तभी उसके जूनियर्स बताते हैं कि सर, नदी के ऊपर मर्डर करने से कोई भी एविडेंस नहीं बचे हैं। सब पानी के साथ बह गए। फुटप्रिंट तो नहीं मिले मगर शूज मिले हैं। टायर के निशान तो नहीं मिले मगर वर्टिकल लाइंस मिली है। साथ ही आधी पीवी सिगरेट भी मिली है सर। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अर्जुन जो शूज पहनकर यहाँ पर आया था उसे तो वो अपने साथ लेकर गया था और एक नए शूज यहाँ छोड़ गया था पुलिस को गुमराह करने के लिए। साथ ही उसने अपनी गाड़ी के पीछे ट्रैक्टर में जो फॉग टाइप लगा होता है ना, वैसा कुछ लगा के रखा हुआ था, जिससे टायर के निशान मिटकर वर्टिकल लाइन बनते जा रहे थे। इसके बाद अर्जुन विक्टिम के गले पे कट को देखकर कहता है कि बड़ी ही शातिरी से इसका गला काटा है और लगता है खूनी कोई मेडिकल फील्ड से होगा, क्योंकि उसने डायरेक्टली गर्दन को काटने की जगह जगुलर वेन को कट किया है। जगुलर वेन को कट करके उल्टा लटकाने से बाकी का काम ग्रेविटी ने कर दिया। इसके बदन से कतरा कतरा खून निकल कर बह गया। तो वर्षा कहती है कि फ्रंट बॉडी में 3 नाइफ के कट भी है। अब सब कुछ देखने के बाद अर्जुन नोटिस करता है कि वर्षा और दिवाकर उसकी ओर देख रहे हैं कि अब करना क्या है। तो अर्जुन कहता है, सारा केस एक ही दिन में सॉल्व कर लोगे क्या? कोई क्राइम मूवी थोड़ी है ये, आगे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को उनका काम करने दो। फिर रात की बात है दोस्तों, हम अर्जुन को उसके पिता के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और हमें साफ साफ समझ आ जाता है कि दोनों बाप बेटे के आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी मोटी बात पे बहसबाजी हो जाती है। और इसके साथ हम ये भी नोटिस करते हैं कि अर्जुन के दादा भी पुलिस में थे और अर्जुन की माँ का देहांत काफी सालों पहले हो चुका था। फिर अगले दिन की बात है, अर्जुन अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ डॉक्टर सबसे पहले तो उससे पूछती कि जोन आउट होने के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं क्या। तो उसको ये सेम सवाल 2-3 बार पूछना पड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त भी अर्जुन जोन आउट ही था। मगर वो डॉक्टर से झूठ कह देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इसके बाद डॉक्टर कहती है, आपका BP कंट्रोल में नहीं है, आप मेरी दी हुई टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर नहीं। तो इस पे भी अर्जुन झूठ कह देता है। मगर फ्लैशबैक से हमें उसका गुस्सा वगैरह साफ साफ दिखाई देता है। उसे हर छोटी मोटी बात पे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है डॉक्टर के पास में। इसके बाद जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि विक्टिम की बॉडी से पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड मिसिंग है। इन ऑर्गन्स के साथ पता नहीं किलर क्या करने वाला है। सभी लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, मगर अर्जुन तो चुपचाप अपने कोने में डेटिंग ऐप चला रहा होता है, जिसमें उसके कुछ लड़कियों के साथ मैच आते हैं। और जब वो डेट पे एक एक करके उनसे मिलने जाता है, वहाँ वो अपना पुलिस वाला दिमाग साथ लेकर जाता है। वो लड़कियों से सख्ती के साथ पूछताछ करता है, जिससे सारी लड़कियाँ वॉशरूम यूज करने का बहाना करके 9-2-11 हो जाती है। अर्जुन फिर इरिटेट हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो सिंगल ही मरूंगा, क्योंकि वो लगभग हर लड़की को पकड़ लेता है कि उनके ऑलरेडी कितने सारे रिलेशनशिप हैं। पर कुछ दिनों के बाद अर्जुन से मिलने के लिए उसके पिताजी मीरा नाम की एक सुंदर सुशील लड़की को भेजते हैं। दरअसल अर्जुन के नाम से उसके पिता ने मैट्रिमोनियल साइट पे ID बनाई हुई थी और मीरा से चैटिंग करके उसे पुलिस स्टेशन के बाहर मिलने के लिए भी बुला दिया था। जब इस बात का पता अर्जुन को चलता है तो वो अपने पिता पे कॉल पे गुस्सा करता है कि आप ये सब सेटिंग कर रहे हो, बताओ, इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था ना। फिर वो ऊपरी दिल से मीरा से बातें करना शुरू करता है, मगर उसकी ना मीरा के साथ वही मैच करती है ना कुछ। दोनों उसी दिन कॉफी डेट पे जाते हैं, जहाँ अर्जुन अपनी बातचीत के दौरान गाली गलौज बार बार यूज करते करते रुक जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता। वो आधी गाली बोल देता है फिर रुक जाता है और तब मीरा उसको टोक देती है कि लगता है तुम्हारी परवरिश तुम्हारी माँ ने नहीं की,
अगर की होती तो तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज होती। चलो वो तो नहीं कर पाए, पर क्या मैं तुम्हें तौर तरीके सिखा सकती हूँ क्या, जिसके लिए अर्जुन राजी हो जाता है। साथ ही वो बताते हैं मेरी माँ की मौत मेरे बचपन में हो गई थी और मेरे डैड ने मुझे मेरे दादाजी के साथ यहाँ रहने के लिए भेज दिया था और मेरी दादी भी जिंदा नहीं थी, इसलिए मेरी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शंस बहुत कम रहे। साथ ही साथ मैं अपनी फीमेल को वर्कर्स के साथ बस काम भर का रिश्ता ही रखता हूँ, इसीलिए लड़कियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए मुझे ज्यादा नहीं पता। यहाँ बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सुबह मिले थे लेकिन रात तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इस दौरान ये साथ में काफी जगह घूमते फिरते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं। मीरा के कहने पर वो काफी सारी चीजें भी खरीदता है। फिर रात में जब अर्जुन मीरा को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने जा रहा होता है ना, तो गाड़ी में हाथ वगैरह की पकड़ा पकड़ी हो जाती है और फिर दरवाजे के बाहर दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी दो शराबी इनको ये देख कर कहते हैं कि क्या है 1 बजे रात में यही काम मिल रहा है तुम्हें करने को। पर जैसे ही अर्जुन पलटता है उसको देखकर वो बाइक वाला तो तुरंत ही 9-2-11 हो जाता है, फरार सीधे। और जो दूसरा शराबी नीचे उतर कर कॉमेंट कर रहा था ना, उसकी पतलून के लिए हो जाती है। वो अपनी बातों के लिए दोनों से माफी भी मांगता है और फिर किसी तरह बहाना करके निकल जाता है वहाँ से। अर्जुन यहाँ से फिर माहौल बनाकर मीरा को और किस करने का ट्राई करता है, मगर मीरा उसे लास्ट सेकंड में रोक देती है कहते हुए कि रुको, इतनी जल्दी भी क्या है। यहाँ से अर्जुन गाने गुनगुनाते हुए खुशी खुशी अपने घर में एंटर करता है, तो वहाँ उसके पिता इस खुशी की वजह पूछते हैं, मगर आज वो उनसे बहस करके अपना अच्छा मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप सो जाता है। अगले दिन पिछली बार की तरह आज भी वो घने जंगल में एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटका कर मारने वाला होता है, मगर एंड टाइम पर वहाँ कोई उसको रोकने के लिए आ जाता है। वो फायरिंग करने लगता है और कुछ देर के बाद पता चलता है ये तो एएसपी वर्षा है। उसे पहले अर्जुन पे शक हो गया था, इसीलिए वो उस पर नजर रखी हुई थी, मगर अर्जुन के आगे वो ज्यादा होशियारी नहीं दिखाती। अर्जुन उसको पकड़कर एक चेयर पे बांध देता है और तब गुस्से में वर्षा अर्जुन से कहती है कि तुम पुलिस वाले नहीं, एक साइको हो। इतनी बेरहमी से सिविलियंस की जान सिर्फ एक साइको ही ले सकता है, मगर मैं तुम्हारी हायर अथॉरिटीज में कंप्लेंट करूंगी। और तब अर्जुन वर्षा को इन कत्ल से जुड़ी सच्चाई बताता है। यहाँ से दोस्तों हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में एक दिल दहलाने वाला कत्ल होता है। मरने वाला एक मामूली नागरिक था जिसे पेड़ से उल्टा लटका कर गर्दन की जुगुलर वेन काट दी गई थी। बर्फबारी की वजह से फुटप्रिंट्स वगैरह मिट चुके थे। तब अर्जुन वहाँ की बर्फ को ही मेल्ट करवा देता है फिर से, जिसके बाद तो उसको जमीन में टायर के निशान मिल जाते हैं। टायर के निशान देखकर ही समझ आ रहे थे कि ये किसी बड़ी गाड़ी के हैं और अच्छे से निशान देखने पर ये भी समझ आ जाता है कि ये टायर नए थे। इसीलिए अर्जुन अपने जूनियर से कहता है कि इस शहर में जिसने भी न्यू टायर लगवाए हैं उनका एड्रेस निकलवाओ और आम नागरिक से पूछो कि किसी ने कल रात वैली की ओर बड़ी गाड़ी जाते हुए देखी या नहीं। और सबका जवाब होता है ना। फिर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि टॉर्सो और सर के पीछे का घाव मरने के बाद किया गया था और मौत जुगुलर वेन से खून बहने की वजह से हुई थी। साथ ही बॉडी से 3 ऑर्गन्स मिसिंग थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब ऑफिसर रवि अर्जुन से पूछता है कि क्या लगता है सर, ये सब किसी ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का मामला है या कुछ और? तो अर्जुन कहता है नहीं, इस तरह के ऑर्गन्स तो ट्रांसप्लांट के काम भी नहीं आते। ऐसे बेरहमी से कत्ल के पीछे कुछ और ही मकसद हो सकता है। फिर टायर चेंज करवाने के हिसाब से ये लोग 3 सस्पेक्ट्स के घर जाते हैं। तीनों के घर पे ब्लैक बोलेरो थी और तीनों ने हाल फिलहाल में ही टायर चेंज करवाए होते हैं। पहले सस्पेक्ट के घर पे कोई नहीं होता, दूसरे के घर पे एक ओल्ड लेडी होती है जिसका बेटा अपाहिज है, इसलिए वो लेडी बोलेरो से दूध पहुंचाने जाया करती थी। तीसरा बंदा शिकारी होता है, वो जानवरों को मारकर खाल बेचता है। वहीं पहले सस्पेक्ट के घर पे निगरानी रखी जाती है। जैसे वहाँ पर घर का मालिक आदिल कादरी आता है तो वो पुलिस को अपने घर पे देखता है और उल्टे पाँव वापस जाने लगता है। तब एक कश्मीरी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे आदिल गोली मारकर भाग जाता है। पर नहीं, अर्जुन आदिल का पीछा नहीं छोड़ता। वो भागते भागते एक मीट शॉप में घुस जाता है जहाँ आदिल के कई और साथी होते हैं और वो मिलकर अर्जुन को मारने की कोशिश करते हैं। और तब अर्जुन उनको असली वायलेंस क्या होता है वो दिखाता है। किसी के वो हाथ पैर काट देता है तो किसी को वो जानवरों की तरह हुक से लटका देता है और जब सब मरने की कगार पर होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचा देता है। इसके बाद वो श्रीनगर के HIT ब्रांच में जाता है तो वहाँ अर्जुन की सीनियर कर्णिका मैडम उसकी क्लास लेती है कि इतना वायलेंस करने की क्या जरूरत थी, वो लोग हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तब अर्जुन कहता है कि हमारे एक ऑफिसर भी उसी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वो भी उन लोगों की वजह से, तो इतना तो बनता है। इसके बाद वो जाता है लॉकअप में आदिल के पास। दरअसल दोस्तों अर्जुन ने आदिल के 5 साथियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, मगर आदिल को उसने उतना नहीं पीटा था, उससे तो अभी बहुत कुछ उगलवाना बाकी था। इसीलिए पुलिस स्टेशन में उसकी अच्छे से धुलाई करता है और वो बेहोश ही हो जाता है। इतने में एक ऑफिसर आकर बताता है कि साइबर वाले ने इसका फोन अनलॉक किया। इसके बाद अर्जुन उसका फोन चेक करने लगता है कि तभी अपने ऑफिस में बैठकर उसे न्यूज से बिहार के अरवाल जिले में एक ऐसी सेम घटना की न्यूज मिलती है। श्रीनगर की तरह वहाँ भी एक विक्टिम को पेट से उल्टा लटका कर मारा गया था। वहाँ के SI ने भी क्रिमिनल को पकड़ लिया था, मगर जब श्रीनगर पुलिस की टीम अरवाल के SI से उस केस के बारे में जानकारी मांगती है तो वो कोऑपरेट करने से मना कर देता है।
और अब अर्जुन को इतना गुस्सा आता है कि वो खुद बिहार जाने की सोचता है और अर्जुन रवि को वार्न करता है कि बिहार सेफ नहीं है, मगर अर्जुन नहीं मानता और वहाँ जाकर डायरेक्ट एसआई से बात करता है। तो एसआई अर्जुन को सामने देखकर कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाता है। उमेश नाम के एक आदमी ने इस कत्ल को यहाँ अंजाम दिया होता है। पुलिस को उमेश के घर से कैमरा भी मिलता है जिसमें उसने अपनी खुद की वीडियो बनाई थी विक्टिम की जान लेते हुए। साथ ही मिनी फ्रीजर में उसने तीनों ग्लैंड संभाल कर रखे होते हैं। तभी रवि अर्जुन को बताता है कि सर, मैंने एक न्यूज चैनल से भी कांटेक्ट किया था और उन्होंने बताया कि ऐसे सेम पैटर्न पे अभी तक इंडिया में 13 खून हो चुके हैं, सारे अनसॉल्व्ड केसेस हैं और इसका मोटिव आज तक पता नहीं चला। यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी इस तरह के 6 केसेस हो चुके हैं। अर्जुन कहता है कि मतलब ये सब तो रिकॉर्ड में है, यानी इससे कई ज्यादा ऐसे केसेस होंगे जो अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं हुए। पर इसका मकसद तो मुझे पता लगाना ही है, क्योंकि ये लोग एक ही पैटर्न में अलग अलग जगह पे खून कैसे कर सकते हैं। अर्जुन उमेश को आदिल की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसे पहचानते हो क्या? तो उमेश बड़ी बदतमीजी से अर्जुन के साउथ से बिलोंग करने का मजाक उड़ाता है। ऊपर से ये भी पता चलता है कि उमेश के पिता माओवादियों को सपोर्ट करते हैं, तो अगले 1 घंटे में माओवादी पुलिस स्टेशन पर अटैक करने की सोचते हैं। इसीलिए अर्जुन क्या करता है दोस्तों पता है? बिना किसी परमिशन के उमेश को बिहार से कश्मीर उठाकर लेकर आ जाता है। हालांकि रास्ते में माओवादी इन पर हमला तो करते हैं, मगर अर्जुन ने अपने साथ कमांडो रखे होते हैं जो कि मुंह तोड़ जवाब देते हैं माओवादियों को। फिर जब अर्जुन वापस श्रीनगर आता है तो वहाँ के कुछ लोकल्स अर्जुन का विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि अर्जुन ने जिन 5 लोगों को मारकर हॉस्पिटल में भेजा उनमें से 2 आजाद कश्मीर ग्रुप के एक्टिविस्ट थे। इसलिए पार्टी के लोग अर्जुन का यहाँ से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। नारेबाजी वगैरह तक होती है दोस्तों, मगर जैसे ही अर्जुन की नजर पड़ती है कि ये लोग पुलिस की वर्दी को जला रहे हैं तो अर्जुन का खुद से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो उठाता है लाठी और सीधा पब्लिक पे लाठी चार्ज। फिर वो आदिल के घर पे पुलिस भिजवाकर वहाँ अच्छे से तलाशी करवाता है। उसे पहले तो आदिल के घर से ढेर सारे फेक आईडी कार्ड्स मिलते हैं और फिर ढेर सारे चाकू भी। उनमें से एक चाकू पे अर्जुन की नजर टिक जाती है क्योंकि उस पे CTK लिखा होता है। अर्जुन को याद आता है कि उमेश के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था जिसपे भी सेम CTK लिखा हुआ था। अर्जुन समझ आता है कि खूनी किसी कल्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल्ट के लोग ही सेम काम को बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं। इसलिए अर्जुन जानबूझकर आदिल और उमेश को एक ही रूम में बैठाता है और कहता है कि हैंगिंग, रिकॉर्डिंग, ये सारा प्रोसीजर उमेश ने तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आदिल ने काफी सारी गलती कर दी उसमें, जिसपे आदिल ऑफेंड हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, मैंने भी अपने काम को सही से अंजाम दिया। मगर अब अर्जुन का खेल देखिए दोस्तों, वो कहता है कि तुम दोनों सुनो, आदिल ने सर के पीछे जो कट लगाया था वो गलत तरीके से लगाया था, जिसपे उमेश जो कि थोड़ा बड़ बोला है उसके मुंह से निकल जाता है कि कट का प्लेसमेंट और एक्यूरेट साइज वेबसाइट पे सही से तो लिखा हुआ था, फिर तुमने गलत कैसे कर दिया? बस उमेश की बोलती बंद हो जाती है और वो समझ जाता है कि उसने पुलिस को क्लू दे दिया। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले CT के नाम से गूगल पे वेबसाइट खोजते हैं, मगर उन्हें मिलता नहीं। तब अर्जुन कहता है कि तुम लोग भी ना एकदम बुद्धू जैसे काम करते हो, ये लोग एक कल्ट का पार्ट है, एक ही तरह से खून कर रहे हैं, तो क्या पब्लिक डोमेन जैसे गूगल पे अपनी वेबसाइट बनाकर थोड़ी रखेंगे? जरूर इनकी वेबसाइट डार्क वेब पे होगी। साइबर वालों की मदद से दोस्तों फिर अर्जुन डार्क वेब से CTK की जानकारी निकलवा लेता है और उसे पता चलता है कि CTK का फुल फॉर्म है कैप्चर, टॉर्चर और किल। ये एक तरह का सोशल मीडिया है, मगर नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं बल्कि साइको लोगों के लिए, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं कि इस CTK कल्ट का पार्ट बनने के लिए इन्हें किसी आदमी को पहले पकड़ना पड़ता है, फिर उन्हें उल्टा लटकाकर टॉर्चर करना पड़ता है, जिंदे में ही उसके सर के पीछे कट करके तीनों ग्लैंड को निकालना पड़ता है और फिर जुगुलर वेन को कट करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाकर CT की वेबसाइट पे अपलोड की जाती है, जिससे लाइक एंड कमेंट्स मिलते हैं। पर इस कल्ट का हिस्सा बनने के लिए पहले इस तरह के 2 कत्ल को अंजाम देना पड़ता है और साथ ही साल भर में इनका एक खुफिया मीटअप भी होता है। ये सारी बातें पता चलने के बाद अर्जुन अपनी टीम को बताता है। फिर वो कहता है कि इस वेबसाइट का असल में मालिक है कौन, पता लगाओ, ये लोग इन ऑर्गन्स का करते क्या है और इनका ये खुफिया मीटअप कहाँ होने वाला है, ये सब मुझे अब जानना है कैसे भी करके। आगे अर्जुन ने जिन 5 लोगों को मारकर हॉस्पिटल पहुँचाया था उनमें से एक आदमी मर जाता है, जिससे अर्जुन के खिलाफ प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे गुस्से में अर्जुन आदिल और उमेश दोनों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर देता है। इससे परेशान होकर आदिल एक पुलिस वाले की गन छीन कर खुद की जान दे देता है, मगर अपना मुंह नहीं खुलता, इसकी वजह से अर्जुन का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए वापस, स्टोरी जंगल में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वर्षा को अर्जुन ने चेयर पे बांध के रखा हुआ है और एक आदमी को जान से मारने के लिए CTK के स्टाइल में टांग के रखा हुआ है। तो यहाँ अर्जुन वर्षा को बताता है कि मैं भी CTK का मेंबर बनकर उनकी जानकारी निकलवाना चाहता हूँ। वर्षा कहती है भले आपका मोटिव सही है सर, मगर तरीका गलत है, आप इस तरह से सिविलियंस को नहीं मार सकते। तो अर्जुन सच्चाई बताता है कि मैं जिन्हें मार रहा हूँ ये कोई सीधे साधे लोग नहीं है, बल्कि इन्होंने तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती किया है। मैं तो इस CTK कल्ट के रूल की वजह से मजबूर हूँ वर्षा, वरना मैं तो इन जैसे शैतानों को इससे भी बुरी मौत देता, जिंदे में इनकी खाल उतार देता और फिर धीरे धीरे इनकी बॉडी का एक एक पार्ट अलग करके नाली में फेंक देता। इतना कहने के बाद अर्जुन उस आदमी को भी CTK फॉर्मेट में मार डालता है
अब दोस्तों सारी सच्चाई जानने के बाद वर्षा भी अर्जुन के साथ देने को तैयार हो जाती है। वो CTK की वेबसाइट को अच्छे से खंगालती है और उसे उसमें एक नया वीडियो मिलता है जिसमें काफी दूर में उसे छोटा सा जयपुर का फोर्ट भी दिखता है। और उस बंदे ने अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की है यहाँ पर, यानी कि वो एक और खून करेगा क्योंकि 2 खून चाहिए ना इनका मेंबर बनने के लिए। वर्षा ये भी कहती है उसको अर्जुन को कि सर वो अगला खून जो करेगा ना आपकी तरह किसी क्रिमिनल को नहीं मारेगा बल्कि निर्दोष को मारेगा। फिर क्या था दोस्तों, अर्जुन अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है जयपुर और वहाँ उस ब्लैक कॉस्ट्यूम वाले साइको की फोटो दिखाकर लोकल पुलिस से पूछताछ करता है। तो उसे लोकल पुलिस बताते है कि ये चेहरे से तो पहचान में नहीं आ रहा, मगर इस आदमी ने जो टी-शर्ट पहनी है वो टी-शर्ट तो यहाँ पेट्रोल पंप पे पहनी जाती है। इसके बाद अर्जुन की टीम और लोकल पुलिस वाले उस साइको की फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ करते हैं पर कुछ पता नहीं चलता। फिर कुछ दिनों के बाद मीरा अर्जुन से मिलने के लिए जयपुर चली जाती है। उसको देखकर अर्जुन का मूड थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और वो उसे किस करने वाला होता है, मगर वो आज भी मना कर देती है ये कहते हुए कि इसे किसी स्पेशल डे के लिए बचा कर रखते हैं। फिर वो अर्जुन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें एक AI जनरेटेड वीडियो होता है। दरअसल मीरा ने अर्जुन की माँ की ब्लैक एंड व्हाइट को AI की मदद से वीडियो में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें वो अर्जुन से बात कर रही थी कि बेटा अपना ख्याल रखना, सुना है तुम बहुत गुस्सा करते हो, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। ये सुनकर अर्जुन काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वर्षा का फोन आ जाता है और अर्जुन को जाना पड़ता है वापस काम पे। वहीं मीरा भी वापस विशाखापट्टनम चली जाती है। तो इधर एक पेट्रोल पंप पे अर्जुन को वो साइको मिल जाता है। उसको देखते अर्जुन उसकी ओर सीधे भागता है एंड उस वक्त वो साइको ब्लैक बोलेरो में था। वो तुरंत ही गाड़ी भगाना शुरू करता है। तब अर्जुन भी पुलिस जीप से अकेले ही उसका पीछा करता है। पहले तो अर्जुन गोली मारकर उसके टायर को पंचर करने की कोशिश करता है, पर वो नागिन की तरह लहराते हुए गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसके टायर पे गोली नहीं लगती। इतना ही काफी नहीं था कि इसी टाइम एक गाड़ी वाला बीच रास्ते में गाड़ी रोक देता है, जिससे अर्जुन की नजरों से वो कार चली जाती है उस गुंडे की। और फिर वो किसी तरह जाता है आगे, तो वहाँ उसे वर्षा और जयपुर की टीम नाकाबंदी करते हुए दिखती है, पर उन्होंने तो किसी ब्लैक बोलेरो को यहाँ से जाते हुए देखा ही नहीं। तब अर्जुन अपनी टीम को बताता है कि वो साइको पेट्रोल पंप वर्कर नहीं, रोड साइड असिस्टेंस का काम करता है। फिर अर्जुन टॉर्च लेकर वापस पैदल ही लौटता है और उसको एक कच्ची सड़क दिखाई देती है, जिससे वो समझ आता है कि आगे नाकाबंदी देखकर वो साइको पक्का इसी कच्चे सड़क पे गया होगा। और सच में दोस्तों, कच्चे रास्ते से कुछ दूर जाने पर उससे वो ब्लैक बोलेरो दिख जाती है। गाड़ी में उसको एक बेहोश लड़की दिखती है जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं। तभी अचानक अर्जुन को पीछे किसी के होने का एहसास होता है एंड वो जैसे ही पलटता है उसके पेट में साइको चाकू से स्टैब कर देता है। और तब अर्जुन को अपनी क्लास में सिखाई गई बात याद आ जाती है कि जब चाकू बॉडी के अंदर जाता है तो उतना डैमेज नहीं होता जितना उसे वापस निकालने पे होता है। इसलिए कोशिश करना कि जब तक हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ चाकू को बॉडी से मत निकालो, ये उसको सिखाया गया था। यही याद करके अर्जुन उस साइको की उंगली ऐंठ कर उसे खुद से दूर कर देता है और फिर उसके साथ फाइट करने लगता है। इन दोनों की काफी देर तक फाइट चलती है और वो साइको अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि वो अर्जुन को पीट सके, उसका चाकू निकाल सके पेट से, लेकिन अर्जुन उसे वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। आखिर में अर्जुन उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता। तब अर्जुन उस बंदी बनी लड़की को खोलने लगता है और अचानक वो साइको उसके पेट से चाकू बाहर निकाल देता है। अर्जुन की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसे असहनीय दर्द भी होता है। बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है और अर्जुन को वो साइको अपनी बोलेरो में डालकर अपने साथ लेकर जाता है। और उसको ये नहीं पता कि ये तो अर्जुन की एक चाल है। कुछ देर के बाद वो जैसे लापरवाह होकर अर्जुन के पैर पे रस्सी बांधने लगता है उसे उल्टा लटकाने के लिए। वैसे ही अर्जुन उठकर डायरेक्ट उसके गर्दन में स्टैप करके उसे मार देता है जान से। फिर वो कॉल करके अपनी टीम को वहाँ बुलाता है, जो उस लड़की को सही सलामत घर पहुँचा देते हैं और अर्जुन को हॉस्पिटल जहाँ पर उसका इलाज चलता है। होश में आते ही वो अपना लैपटॉप मांगता है पहले, और तब उसको पता चलता है कि वाह, मुझे CTK वालों ने अपने मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर दोस्तों अगले दिन उनके मीटअप से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा होता है कि अरुणाचल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्टेशन पे उतरना है। स्टेशन पे ही अपने वॉलेट और फोन को कूड़ेदान में फेंकना है। फिर बोरम रोड के बस स्टॉप तक आना है, जहाँ से फिर आपको हमारी टीम पिक करेगी। ये होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस। ये जाने के बाद अर्जुन जाता है ADGP नागेश्वर राव के पास और परमिशन मांगता है अरुणाचल प्रदेश जाकर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ ADGP उससे सवाल करते हैं कि तुम इस केस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, बताओ, क्या तुम्हारा इससे कोई पर्सनल मोटिव है? इस पे अर्जुन कहता है कि मुझे मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए कोई पर्सनल कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाला होना ही काफी है। ADGP कहते हैं कि देखो, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया है, वैसे ही वहाँ टेंशन का माहौल रहता है और तुम्हें वहाँ भेजकर मैं रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए अगर तुम्हें जाना है तो मेरे एक ऑफिसर को अपनी टीम में रखोगे, जिससे तुम कोई भी बात छुपाओगे नहीं, और वो ऑफिसर मुझे सारी अपडेट देता रहेगा कि तुम वहाँ पर क्या क्या कर रहे हो। इसके लिए अर्जुन भी राजी हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो अपनी टीम के साथ अरुणाचल प्रदेश की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे होता है, तो वहाँ ADGP अपने स्पेशल ऑफिसर साथ आते हैं और स्पेशल ऑफिसर को देखकर अर्जुन तंग रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मीरा है। इस मीरा ने मेरी नजरों में धूल झोंका
ये सोचकर अर्जुन उससे बात करना ही बंद कर देता है। और रात में अर्जुन जब ट्रेन के दरवाजे पे होता है तो वो सामने से आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बस 2 मिनट बातें करनी है। मगर अर्जुन को तो वो एडीजीपी की चमची लगती है। उसे लगता है कि अब तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब एक दिखावा था। मगर दोस्तों, मेरा उसे असल में सच्चाई बताती है कि पता है तुम्हें, मैं 4 साल पहले तुमसे मिल चुकी हूँ। दरअसल विशाखापट्टनम की रोड पे जब मैं अपनी दीदी के साथ जा रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरी दीदी को छेड़ा और ये चीज तुमने देख ली। फिर तुमने उन बदमाश लड़कों की जो खातिरदारी की थी ना, उस दिन मुझे 2 चीज से प्यार हो गया। पहला तो तुमसे और दूसरा इस पुलिस की वर्दी से। फिर मैंने पुलिस के एग्जाम्स वगैरह क्लियर किए। मेरी पोस्टिंग पहले दूसरी जगह थी। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे आसपास अपनी पोस्टिंग करवाई और फिर मुझे पता चला कि तुम तो अपने कोवर्कर को डेट करना ही नहीं चाहते। तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी से मिली और अपनी फीलिंग उन्हें बताई। तब उन्होंने फेक मैट्रिमोनियल प्रपोजल का प्लान रचा और मुझे तुमसे एक नॉर्मल लड़की की तरह मिलवाया। यकीन मानो, मैं कोई चाल नहीं चल रही, बल्कि सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहने के साथ साथ वो अर्जुन को किस करके अपने प्यार का एहसास भी कराती है, जिसके बाद अर्जुन भाई तो सीधे 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो मीरा को सच्चाई छिपाने के लिए माफ कर देता है। फिलहाल अगले सीन में हम अर्जुन को बोरम बस स्टॉप पे वेट करते हुए देखते हैं और कुछ दूरी पर उसकी टीम छिपकर उस पे नजर रखी होती है। मगर अर्जुन को पिक करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 गाड़ियाँ रुकती है, जिससे अर्जुन की टीम अब कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अर्जुन को किस गाड़ी में बिठाया गया है। फिर भी वो एक सेफ डिस्टेंस से उन गाड़ियों का पीछा करते हैं। मगर ये क्या दोस्तों, तीनों गाड़ियाँ अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। पहली गाड़ी के पीछे दिवाकर भागता है फॉलो करने के लिए, दूसरी गाड़ी के पीछे वर्षा भागती है और तीसरी गाड़ी के पीछे मीरा खुद जाती है। अरे सिटी के वालों ने गेम खेल दिया था दोस्तों। उन्होंने 3 गाड़ी रोककर पहले तो व्यू ब्लॉक किया और अर्जुन को एक चेहरे पे काला कपड़ा डालकर पैदल ही जंगल में लेकर चले गए, जहाँ से फिर एक चौथी गाड़ी में डालकर वो अर्जुन को अपने अड्डे पे लेकर गए। वहाँ अर्जुन को ड्रॉप करने के बाद गाड़ी वाले वापस चले जाते हैं और अर्जुन का वेलकम करता है अल्फा नाम का एक बंदा। वो अपने एक खास बंदे से पहले तो अर्जुन का बॉडी चेकअप करवाता है कि कहीं वो अपने साथ कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं लेकर आ गया। इसके बाद अल्फा बताता है कि 150 साल पहले ये रॉयल बर्मेज पैलेस हुआ करता था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे हॉस्पिटल की तरह यूज किया और अभी 40 साल से ये खाली पड़ा हुआ है। तो साल में एक बार हम इस जगह को प्ले ग्राउंड की तरह यूज कर लेते हैं। अर्जुन कहता है प्ले ग्राउंड तो अच्छा है, मगर गेम क्या है? अल्फा बताता है इसके बारे में तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, पहले तुम रेडी तो हो जाओ। तो अर्जुन देखता है कि उसके रूम में एक व्हाइट कोट वगैरह रखा हुआ है ड्रेसअप होने के लिए। अर्जुन अपने कमरे में रखी हर एक चीज को बड़े अच्छे से देखता है और खिड़की से बाहर उसे दूसरे साइको भी यहाँ आते हुए दिखते हैं। यहाँ दूसरी ओर मीरा बड़ी परेशान हो रही होती है। उसे नहीं पता कि तीनों गाड़ियों में से किस गाड़ी में अर्जुन को रखा हुआ था, इसीलिए वो कॉल करके एडीजीपी को सारी बातें बता देती है और कहती है कि उन तीनों गाड़ियों से उतरकर लोग जिस खंडर जैसे बंगलों में गए ना, वहाँ हमें एक साथ रेड डालनी होगी, तभी ये काम होगा और ये काम हमें आज ही रात करना होगा। दूसरी ओर अल्फा अपने 5 नए साइको को व्हाइट सूट बूट पहनाकर रिंग में लेकर आ जाता है, जहाँ पहले से 150 साइकोस होते हैं और उनमें से 2 साइकोस चाकू के साथ एक दूसरे से फाइट भी कर रहे होते हैं। एक साइको दूसरे को जान से मार देता है और रस्सी की जो रिंग बनी हुई होती है ना, उनमें 6 रस्सी की गांठ बनी हुई होती है। विनर उसमें से एक रस्सी की गांठ काट देता है। इसके बाद अल्फा अपने बाकी साइकोस को अपने न्यू 5 मेंबर से मिलवाता है। दरअसल इन 5 को उसने व्हाइट सूट पहनने को दिया था, क्योंकि आज इनका एक खास टेस्ट होने वाला है, जिसमें ये लोग पास होंगे तभी इनको परमानेंटली सीटीके का मेंबर बनने का मौका दिया जाएगा। इन्हीं में से एक अर्जुन भी है। तो अल्फा अपने 5 न्यू मेंबर से पोल बांधने के एक रोप को कट करने को कहता है और वो ऐसा क्यों करवाता है इसके बारे में अभी अर्जुन को कुछ नहीं पता। इसके बाद अल्फा एक जोरदार भाषण देता है, जिसमें वो अपने सीटीके के मेंबर से कहता है कि भाइयों और बहनों, हम सब यहाँ क्यों हैं पता है? क्योंकि हम सबको फ्रीडम चाहिए। किसी की इतनी औकात नहीं जो हमें गलत और सही बताए। हमारा मन जो करेगा हम वही करेंगे। कानून और सरकार हम पे ढेर सारी पाबंदी लगाती है कि हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। ये सारी पाबंदी वो हमें कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, मगर हमें हमारी आजादी प्यारी है और हम किसी के कंट्रोल में रहने वाले नहीं। और दोस्तों, अब आपको तो पता चले क्या होगा कि यहाँ जो भी साइकोस है वो सब पगलेट है। उनके हिसाब से खून खराबा करना बिल्कुल गलत नहीं है। ये बातें उनके दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठी हुई है और वो अल्फा के इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि अल्फा उनके अंदर के जानवर को इस दुनिया में खुलकर जीने का मौका दे रहा है। यानी कि इन्हें काउंसलिंग देकर भी सही रास्ते पे वापस नहीं लाया जा सकता और इस तरह के पागल लोगों का सफाई करना बहुत जरूरी है। ये बातें अर्जुन को समझ आ जाती है, मगर अभी वो सही वक्त के इंतजार में होता है। वो असल में जानना चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य आखिर है कौन और ये लोग ऑर्गन्स का करते क्या है। जैसे ही अल्फा का भाषण खत्म होता है उतनी देर में रोप टूट जाती है और अजीब सी एक आवाज आती है। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे अल्फा ने एसीपी धन्या मोहन को बांध के रखा होता है
और रोप टूटने से एक हथियार तेजी से एसीपी धनिया मोहन की ओर जाता है और वो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ा देता है। ये देखकर अर्जुन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इस वक्त तो कुछ नहीं कर पाता। फिर थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सिस्टम पे इनको डांस करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ एक व्हाइट सूट वाली साइको अर्जुन से थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है और उसको अपने रूम में चलने के लिए कहती है, मगर अर्जुन उसको बता देता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं चीट नहीं कर सकता। तो वो साइको अर्जुन से नाराज हो जाती है। खैर किसी तरह अर्जुन सबकी नजरों से बचकर एक झोपड़ी में जाता है, जहाँ पे खुफिया बेसमेंट में जाने का रास्ता है। वो जब बेसमेंट में जाता है ना दोस्तों, तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे केज हैं, यानी पिंजरे, और उनमें जिंदा लोगों को रखा गया है। इसके बाद अर्जुन जाता है अल्फा के कंट्रोल रूम में, जहाँ उसको एक फ्रीजर में ढेर सारे ऑर्गन्स रखे हुए दिखते हैं। तभी वहाँ पे अल्फा आ जाता है और अर्जुन वहीं कहीं छिप जाता है। तो अल्फा के वहाँ से जाने के बाद अर्जुन अल्फा की सैटेलाइट फोन से ट्रांसमीटर निकाल लेता है। फिर वो पिकअप कार के लॉक को अपने शू लेस से टेक्निक लगाकर खोल देता है और उसमें से रेडियो गायब करके अपने रूम में आ जाता है। यहाँ पर वो उन सारी चीजों से तिगड़म लगाकर अपने पेट वल्चर को टैग करता है, जिसे वो हमेशा मीट खिलाया करता था। दूसरी ओर पुलिस की टीम अल्फा के तीनों मिसरीडिंग बंगलों में रेड डालते हैं। तो पहले बंगलों में एसआई दिवाकर लोकल पुलिस के साथ जाता है। कुछ देर के बाद लोकल पुलिस वर्षा को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ तो हमें कोई नहीं मिला, पर दिवाकर सर का पता नहीं, बिना बताए कहीं चले गए। फिर जहाँ पे वर्षा है वहाँ भी चेकिंग करने पे उसे अर्जुन नहीं मिलता। साथ ही कुछ देर के बाद उन पे गोलाबारी होने लगती है, तो वो लोग छिप जाते हैं और वर्षा ये सारी बातें कॉल करके मीरा को बता देती है। इधर मीरा को भी बंगलों में अर्जुन नहीं मिलता। साथ ही कुछ गुंडे उस पे हमला भी कर देते हैं और वो उसको लड़की समझकर खाली हाथ ही पकड़ने आते हैं। पर मीरा उनका मुकाबला बढ़िया करती है और पटक पटक के मार देती है और फिर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। इधर रात के 12 बज जाते हैं। अर्जुन को यहाँ 10 बजे लाया गया था। खैर दोस्तों, बॉक्सिंग रिंग में इस बार केज से निकलकर एक आदमी को प्लेटफॉर्म पे बांध दिया जाता है और अल्फा बारी बारी से साइकोस को एक रिमोट देता है, जिसमें वो अपने पसंद का कोई भी नंबर दबाते हैं। कभी कभी तो कुछ नहीं होता, पर किसी बटन को दबाने से प्लेटफॉर्म के अंदर से धारदार कटिंग मशीन निकलती है, जो कि प्लेटफॉर्म पे बंधे आदमी का हाथ पैर वगैरह कुछ ही सेकंड्स में काट देती है। और ये वैसे एक तरह का गेम है जिसे अल्फा ने डिजाइन किया है, वो भी इन साइकोस को एंटरटेन करने के लिए। तभी अर्जुन एक ब्लास्ट करवा देता है किचन में, जिससे सभी डर जाते हैं और अल्फा चौकन्ना हो जाता है। कुछ देर के लिए गेम बंद कर दिया जाता है और प्लेटफॉर्म पे बंधे आदमी को वापस वहीं केज में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि अल्फा सबको एक जगह पर इकट्ठा करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना हमने यहाँ सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हम भाईचारा और ईमानदारी पे भरोसा करते हैं। लेकिन आज पहली बार हम में से किसी ने उस भरोसे को तोड़ा है। हमारे किचन में ब्लास्ट, पिकअप कार से रेडियो मिसिंग और मेरे सैटेलाइट फोन को खराब करने के पीछे उसी गद्दार का हाथ है और उसी ने हमारे तीनों ठिकानों पे पहली बार पुलिस की रेड करवाई। इसका मतलब साफ है कि आज जो 5 नए मेंबर्स आए हैं उन्हीं में से कोई पुलिस का आदमी है। इसीलिए अब तुम पांचों को अपनी ईमानदारी प्रूव करनी होगी। देखो, पुलिस होते हैं डरपोक, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी के जो मेरे रियल साइकोस होंगे वो मजे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम पांचों रिंग में आ जाओ और एक दूसरे से फाइट करो। जो आखिर में जिंदा बचेगा मैं उसी को अपने ग्रुप में लूंगा। फिर क्या था दोस्तों, शुरू हो जाता है मौत का खून, जहाँ अर्जुन भी बाकी साइकोस की तरह बिना कोई रहम दिखाए फाइट करता है और आखिर में वो उन चारों को जान से मार देता है। इसमें वो लड़की भी शामिल होती है जिसने अर्जुन को सोने के लिए रूम में बुलाया था। पर फिर भी अल्फा को यकीन नहीं होता और वो वहाँ पे दिवाकर को लेकर आ जाता है ताकि वो बता सके कि कहीं अर्जुन ही उसका बॉस तो नहीं। तो अर्जुन इशारे में दिवाकर को सच्चाई एक्सेप्ट करने को कहता है, जिसके बाद अल्फा अर्जुन से कहता है कि तुमने अकेले 4 लोगों को मार दिया, तुम्हें मारपीट के सारे दांव पे चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम पे शक हो रहा है। इसीलिए काम करो, दिवाकर को मार कर प्रूव करो कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। और तब अर्जुन और दिवाकर बस टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करने का नाटक करते हैं। तभी अल्फा फाइट बीच में रुकवा देता है, ये कहते हुए कि हमें असली पुलिस वाला मिल गया है। तो वो एक मरे हुए न्यू मेंबर की ओर इशारा करते हुए बताता है, इसके रूम से हमें रेडियो की टूटी हुई सर्किट मिली है। और दोस्तों पता है, काम हो जाने के बाद ना अर्जुन ने उसको वहाँ फेंक दिया था और इसके बारे में अल्फा को नहीं पता था। तो अब वो खुशी खुशी अर्जुन को अपने ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बना देता है। इसके बाद अर्जुन अपनी एक्टिंग शुरू करता है। वो अल्फा को खूब सुनाता है कि एक पुलिस वाले के चक्कर में मेरे हाथों और 3 न्यू सिटी के मेंबर्स की जान चली गई। बताओ, सिटी के में तो ब्रदरहुड है ना, और लॉयल्टी के लिए एंटर हुआ था मैं यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। माना हम अपने साथियों को क्यों मारेंगे? वो इन सभी के लिए अल्फा को जिम्मेदार ठहराता है कि तुमने एक पुलिस वाले को इस ऑर्गेनाइजेशन में बिना वेरीफाई किए कैसे प्रूव कर दिया। ऊपर से बाकी बचे मेंबर्स में से कोई पुलिस वाला नहीं है, इसकी क्या गारंटी बताओ? इस दिवाकर को मारने से पहले ये यहाँ के बारे में क्या जानता है हमें पता करना होगा और मैं इसका मुंह खुलवा के रहूंगा, देखना। ये कहते कहते वो दिवाकर को जानबूझकर टॉर्चर करता है ताकि वो बेहोश हो जाए और अल्फा उसको जान से मारने का ऑर्डर ना दे। अभी
और जब वो होश में आएगा तो उससे दोबारा पूछताछ के लिए देखा जाएगा बाद में क्या होगा। तो अल्फा दिवाकर का मुंह खुलवाने के लिए उसे 1 घंटे का टाइम देता है और तब तक के लिए उसको एक खुफिया बेसमेंट में भेज दिया जाता है जहाँ पे ढेर सारे केज रखे होते हैं। वहाँ पे अल्फा का कोई आदमी नहीं होता। तो यहीं पर अब अर्जुन दिवाकर के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। इसके बाद वो अल्फा के सामने आता है और बताता है इसका नाम दिवाकर है और ये कर्नाटका पुलिस से है। ये 3 सालों से सीटीके के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पहली बार ये यहाँ तक पहुँचा और इसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा कोई साथी नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। दूसरी ओर वर्षा और मीरा लोकल पुलिस की मदद से अभी भी जंगल में खोजबीन कर रहे होते हैं। उन्हें अपने वॉकी टॉकी में एक डिस्टरबेंस साउंड सुनाई देता है तो वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखते हैं और समझ जाते हैं कि अर्जुन रेडियो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है और वही हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका सोर्स कहीं पक्का आसपास ही होगा। तो वो सोर्स की तलाश में अर्जुन के वल्चर तक पहुंच जाते हैं जो फिर इनको अपने साथ अर्जुन की लोकेशन की ओर लेकर जाने लगता है। दूसरी ओर अल्फा पागलपंती की सारी हदें पार करने वाला होता है और वो स्टेज पर एक छोटा सा केज मंगवाता है जिसपे 9 महीने की बच्ची होती है। वो अपने पागल साथियों को इस बच्ची का खात्मा करने का मौका देता है, जिससे कुछ साइकोस तो सहम जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत सारे लोगों को मारा था मगर कभी किसी बच्चे को नहीं। पर अल्फा कहता है कि हम लिमिटलेस है, हम सारी हदें पार कर सकते हैं। तो फिर क्या था, उसके उकसाने पर ये लोग उस बच्ची को भी बेरहमी से मारने को तैयार हो जाते हैं और तब अर्जुन का पारा हाई हो जाता है क्योंकि इस बच्ची की माँ दोस्तों पहले अर्जुन के पास आ चुकी थी उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और तब अर्जुन ने उस माँ को वादा किया था कि मैं आपके बच्चे को आपके पास वापस लौटा कर रहूंगा। और अब वो खुलेआम सामने जाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। तब तक में दिवाकर उस बच्चे को वापस उस केज में डाल देता है ताकि वो महफूज रहे। फिर वो आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे दिवाकर उस बच्चे के केज के साथ साथ बड़े केज में भी जितने लोग कैद थे उन सभी को यहाँ से भगाने लगता है। तो ये लोग कॉरिडोर होकर बाहर जा रहे होते हैं। वहीं अर्जुन ने अल्फा और बाकी के मेंबर्स को कैद कर दिया होता है और बचे कुछ जो अल्फा के लोग हैं वो जब सामने आते हैं ना अर्जुन को रोकने के लिए तो अर्जुन तो फुल ऑन बीस्ट मोड में सभी को मौत के घाट उतार देता है। कॉरिडोर के दोनों साइड से दीवारों पर ढेर सारे हथियार भी टंगे होते हैं, इसलिए अर्जुन को हथियारों की भी कोई कमी नहीं पड़ती और वो किसी का हाथ तो किसी का कुछ तो किसी का मुंह काट देता है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे भरपूर वायलेंस होता है। इस दौरान अर्जुन भी पूरी तरह थोड़ा जख्मी तो हो जाता है। उसका व्हाइट सूट धीरे धीरे लाल हो जाता है खून से। अभी तक में अल्फा और उसके साथी भी आजाद हो चुके होते हैं और उनकी भी अर्जुन गेम बजा देता है। आखिर में अर्जुन दिवाकर के साथ मासूम लोगों को तो वहाँ से भगा देता है पर खुद अल्फा के हाथ लग जाता है और फिर अल्फा अपने खास आदमी से कहकर अर्जुन का गला काटने का ऑर्डर देता है। तभी एंट्री होती है फिल्म के पिछले पार्ट के हीरो कृष्णा दियो यानी केडी की, जो कि अर्जुन का दोस्त भी था। अब वो आने के साथ ही जो धुआंधार गोलीबारी करता है ना, क्या ही कहे दोस्तों, तबाही मचा देता है। दरअसल वल्चर की मदद से मीरा इस पैलेस के बाहर तक पहुंच गई थी और उसने बैकअप टीम को बुला लिया था। और जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि केडी का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ था, इसीलिए वो खुद अपने दोस्त को बचाने आ गया था। ये दोस्तों पहले हुआ था। इसके बाद काफी देर तक फाइट चलती है और आखिर में सारे साइकोस मारे जाते हैं सिवाय अल्फा को छोड़कर। अर्जुन अल्फा को भी मारने वाला होता है मगर अल्फा कहता है कि मारने वाले को तभी मजा आता है जब मरने वाले की आंखों में या तो डर हो या अफसोस, पर मेरी आंखों में गौर से देखो, तुम्हें इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिखेगा। तब अर्जुन कहते हैं वैसे तुम्हारा एक भाई भी है ना जयपुर में। इतना कहते अल्फा बुरी तरह से डर जाता है और तब अर्जुन कहता है कि अब तो डर दिख रहा है तुम्हारी आंखों में, तुम्हें मैं सुकून से मार सकता हूँ। ये कहते हुए वो अल्फा को जान से मार देता है। दरअसल दोस्तों अर्जुन ने जयपुर में जिस साइको को मारा था वो अल्फा का भाई ही था जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता था। उसके वॉलेट में अर्जुन ने उसकी और अल्फा के साथ एक फोटो देख ली थी। यानी अब सीटीके का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। मगर आगे अर्जुन और केडी मिलकर मीरा को सारी सच्चाई बता देते हैं जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। दरअसल हार्मोजेनिक्स नाम की एक स्वीडिश फार्मा कंपनी थी जो कि इंडिया की कंपनी कीन टू केयर यानी केटीसी के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग किया करती थी। ये केटीसी कंपनी का मालिक था सैमुअल जोसेफ और सैमुअल जोसेफ ने ही अल्फा को हायर किया था जो कि विक्टिम्स को डर की स्थिति में मारकर उनके ऑर्गन्स निकालकर हार्मोजेनिक्स को बेच दिया करता था। दरअसल जब विक्टिम्स को उल्टा लटकाया जाता था और गले की जुगुलर वेन्स को काट दिया जाता था तो विक्टिम हद से ज्यादा डर जाया करते थे और इसी वक्त उनके पिट्यूटरी, एड्रेनलिन और हाइपोथैलेमस जैसे हार्मोन ग्लैंड को बाहर निकाला जाता था क्योंकि इतनी भय की स्थिति में ये सब ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज किया करते थे और इन्हीं का इस्तेमाल करके हार्मोजेनिक्स कंपनी बेशकीमती मर्दाना ताकत वाले प्रोडक्ट बनाया करते थे।
जिन्हें वो बेहद ही अमीर लोगों को बेचा करते थे। हॉलीवुड और बड़े बड़े बिजनेसमैन की आए दिन खबर आती रहती थी कि फलाना सेलिब्रिटी 70-80 साल की उम्र में बाप बन गया, या किसी बूढ़े ने किसी यंग मॉडल का फायदा उठाया। वो लोग इसी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया करते थे। तो सैमुअल जोसेफ ने अपने इसी काले धंधे से जो पैसे कमाए, उन पैसों को अपने ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करके व्हाइट बना देता। ये उसकी चाल थी। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस को एसीपी धन्या मोहन इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो इन्वेस्टिगेट तो केटीसी कंपनी को ही कर रही थी, पर धीरे धीरे उसे केटीसी का उल्टा सीटीके के बारे में पता चला। अल्फा जो कि सीटीके का हेड था, वो असल में केटीसी कंपनी के लिए काम करता था। वो साइकोस का इस्तेमाल कर रहा था फ्रीडम वगैरह का भाषण देकर, ताकि उसे फ्री में अपने लिए काम करने वाले दरिंदे मिल जाए, जो उसे फ्री में हार्मोनल ग्लैंड ला कर दे दे। और उसने ही एसीपी धन्या मोहन को मारा। यहाँ अर्जुन इस बात पे खासा जोर देता है कि धन्या मोहन को अल्फा ने मारा नहीं, बल्कि धन्या ने खुद ही ये कुर्बानी दी ताकि दूसरे लोगों की जान बच सके। क्योंकि उसके केज का नंबर 8 था, मगर केज 3 वाले को लाने के लिए कहा गया था, इसलिए उसने अपने केज नंबर 8 को इस तरह से मिटाया कि वो 3 दिखे। धन्या ने असल में केज 3 वाले की जान बचाई थी। दरअसल केज 3 में वो 9 महीने की बच्ची थी। उस बच्ची को बचाने के लिए धन्या ने अपनी कुर्बानी दे दी। इस बात को अर्जुन काफी हाईलाइट करता है और इस तरह ये केस होता है सॉल्व और सारा क्रेडिट जाता है धन्या को। जिसके बाद धन्या के पेरेंट्स को बोस ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वहीं वो केडी की मदद से खुद को जेल में डलवा देता है। फिर केडी जानबूझकर सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए अर्जुन को अरुणाचल प्रदेश के जेल से निकालकर सेंट्रल जेल में डलवा देता है, जहां उसकी मुलाकात होती है दोस्तों किससे पता है? सैमुअल जोसेफ से, जिसने अनजाने में बाकी कैदियों से अर्जुन की जान बचा ली थी। और अब स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहां अर्जुन सैमुअल जोसेफ को उसके ही दिए गए नाइफ से उसको मार देता है जान से। और फिर केडी की मदद से प्रॉपर एविडेंस न होने की वजह से कुछ महीने के बाद वो जेल से रिहा भी हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हिट द थर्ड केस की एंडिंग हो जाती है। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक पुलिस की नाकाबंदी दिखाई जाती है, जहाँ एक ट्रक को पुलिस वाले रोकते हैं। ड्राइवर हिंदी में बात कर रहा होता है और कहता है, इसमें तो सर सिर्फ मिट्टी है, जाइए, यकीन नहीं होता तो चेक कर लीजिए। फिर वो अपने साथी से बात करने लगता है कि इन्हें मिट्टी में से लाश तो मिलने से रही। उसका साथी कहता भी है कि भाई धीरे बोल, वो लोग सुन लेंगे। ड्राइवर कहता है, सुनने दो, ये लोग तमिलियन है, हमारी भाषा घंटा समझेंगे। मगर एसीपी वीरप्पन बोलते हैं कि बेटा तुझे लगा मैं नहीं समझूंगा, मैं सिर्फ तमिलियन नहीं बल्कि पैन इंडिया हूँ, मुझे सारी लैंग्वेजेस आती है। इतना कहकर वो एक छापड़ लगाते हैं ड्राइवर को और अपनी टीम को ट्रक खाली करने का ऑर्डर दे देते हैं। यानी यहाँ से हिट द फोर्थ केस की स्टार्टिंग होगी और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है यहाँ पर खत्म। आगे दोस्तों आप बताइए, मजा आ गया ना? थोड़ी लंबी थी लेकिन मजा आ गया होगा आपको, एक एक डिटेल दे दी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स।